we are going to cover Unit 2 of Operating System. It is inter-process communication. इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है कि भाई दो प्रोसेस आपस में बात कर रहे हैं. चलो, अब हमारे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो हमारी दो तरीके से हो सकती है. पहला है हमारा इंडिपेंडेंट प्रोसेस और दूसरा है हमारा कोऑपरेटिव प्रोसेस. अब इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं? कोई भी ऐसे प्रोसेस जो अपने डेटा को शेयर नहीं करते हैं दूसरे प्रोसेस के साथ, उन्हें हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब भाई मेरे को ज़रूरत नहीं है किसी की, आई एम इंडिपेंडेंट. सो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस अपने प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को शेयर नहीं करते हैं, और अगर हम कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन करें या फिर ये किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होते, किसी और प्रोसेस से अफेक्ट नहीं होते हैं और ना ही किसी और प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं. वाइल हमारे कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होते हैं, ये हमारे शेयर करते हैं, एक प्रोसेस शेयर करता है दूसरे प्रोसेस को. तो यहाँ पर एक प्रोसेस अफेक्ट हो सकता है दूसरे प्रोसेस को और एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट भी कर सकता है. अब कोऑपरेटिव प्रोसेस को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं आईपीसी, क्योंकि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग चल रही है. तो ये शेयरिंग भी तो किसी चीज़ की हेल्प से होगी. तो यहाँ पर हमारा कोऑपरेटिव प्रोसेस जो होता है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की हेल्प लेता है, जो हमें अलाउ करता है कि हमारी जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो जाएं या फिर एक्सचेंज हो जाएं. अब रीजंस क्या है, कोऑपरेटिव प्रोसेस हमें चाहिए क्यों? पहले तो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए चाहिए. दूसरा, हमारी जो कंप्यूटेशन स्पीड है, ताकि हम उसे बढ़ा दें. हमारा बीच में कोई हम काम कर रहे हैं, मान लो एक प्रोसेस ख़राब हो गया, तो हमारा वो काम ख़राब ना हो, हमारी कंप्यूटेशन की स्पीड बढ़े, मॉड्यूलरिटी बढ़े फंक्शन की, जो हमारा सिस्टम है, देन कन्वीनियंट हो जाए हमारा सिस्टम जो है. नेक्स्ट वी हैव इज़ टू मॉडल्स ऑफ आईपीसी. अभी हमने दो तरह के प्रोसेस देखे, इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव प्रोसेस में हमने देखा डेटा शेयर हो रहा है और डेटा शेयरिंग के लिए हमें आईपीसी मैकेनिज़्म चाहिए. अब आईपीसी मैकेनिज़्म के दो मॉडल्स होते हैं. मतलब आईपीसी क्या था, हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. अब हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारा डेटा को शेयर करने में हेल्प करता है या फिर एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. तो ये भी तो किसी चीज़ के थ्रू हो रहा होगा. तो यहाँ पर हमारे दो तरीके के आईपीसी होते हैं, दो मॉडल्स हैं आईपीसी के. पहला है हमारा मैसेज पासिंग और दूसरा है हमारा शेयर्ड मेमोरी. मैसेज पासिंग में क्या होता है कि यहाँ पर मैसेज के थ्रू हम अपने प्रोसेसेस या डेटा को पास करते हैं. एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को मैसेज के थ्रू अपना डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन को पास करेगा या फिर एक्सचेंज करेगा. यहाँ पर एक डायग्राम भी है. प्रोसेस ए ने मैसेज करा, देन प्रोसेस बी ने मैसेज करा, एंड देन वो सारे कर्नल में गए, क्यू में ऐड हुए, एंड वहाँ पर इन्हें अपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और डेटा मिल जाएंगे. यहाँ पर वही लिखा है कि मैसेज पासिंग प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू अलाउ प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट, सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस विदाउट शेयरिंग देयर सेम एड्रेस लॉजिक. भाई उन्हें अपना एड्रेस भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अलाउ करते हैं, एक सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने की हेल्प करते हैं. और ये बहुत ज़्यादा हमारा यूज़फुल होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में. ये जो मैसेज होता है वो हमें फैसिलिटेट करता है कि भाई ऑपरेशन, यहाँ पर दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं. अब हम किसी को मैसेज करते हैं तो दो ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं. पहला क्या होता है, हमारा एक सेंड होता है और दूसरा रिसीव. जो सेंडर कर रहा होता है और दूसरा जो मैसेज अगर रिसीवर के पास वो पहुँच गया जिसे हम मैसेज कर रहे हैं तो वो रिसीव हो गया. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दो प्रोसेसेस हैं हमारे पास, एक पी है और एक क्यू है, और वो एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं. अब वो मैसेज हम यहाँ बैठे हैं, हम किसी और को मैसेज भेज रहे हैं जो कहीं और है. तो ये मैसेज जा किसके थ्रू रहा है? एक कम्युनिकेशन लिंक है ना हमारे बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक है, तभी तो वो मैसेज एक्सचेंज हो पा रहा है. तो यहाँ पर जो हमारी लिंक होती है वो हमारी तीन तरीके के मेथड्स होते हैं उस लिंक को इम्प्लीमेंट करने के लिए. क्योंकि अगर वो लिंक ही नहीं होगी तो सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज ही नहीं पाएगा, रिसीवर जान ही नहीं पाएगा क्या मैसेज आया है. और रिसीवर को जब मैसेज सेंड हो जाता है तो फिर उसे अगर कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो सेंडर बन जाता है और रिसीवर, अब हमारा जो सेंडर था वो रिसीवर बन जाएगा. लेकिन इस प्रोसेस के लिए हमें एक नेटवर्क चाहिए, और वो नेटवर्क हमारे यहाँ पर तीन तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं. पहला है हमारा नेमिंग, दूसरा सिंक्रोनाइजेशन, देन बफर. नेमिंग में क्या होता है, हम यहाँ पर दो मेथड्स यूज़ करते हैं.
पहला है हमारा डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमें जो सेंडर होता है उसका नेम पता होता है और रिसीवर का भी नेम पता होता है, यहाँ जिसे हमें मैसेज भेजना है और जो मैसेज रिसीव कर रहा है। यहाँ पर हमें दोनों के नाम पता होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं कि भाई हम सेंडर हैं, हमें पता है, और रिसीवर हमें जिसे मैसेज भेजना है हमें पता है, उसका नाम हमें पता है, जो भी चीज़ है। हम अगर नाम भी नहीं पता, यहाँ पे नाम बेसिकली मीन्स जो हमारा मेन है कि अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो हम मैसेज सेंड कर सकते हैं एंड द रिसीवर विल गेट द मैसेज, उसके पास भी हमारा नंबर जाएगा। तो हम बेसिकली यहाँ पर नेम्स का मतलब जो हमारा फ़ोन नंबर है, अगर हम व्हाट्सएप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर रिसीवर और सेंडर के नेम्स पता होते हैं और यहाँ पर एक ही लिंक होती है एग्जैक्टली दो प्रोसेस के बीच में, एक से ज़्यादा लिंक मेंटेन नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम मेल बॉक्सेस के थ्रू मैसेजेस प्रोवाइड सेंड और रिसीव करते हैं। यहाँ पर मेल बॉक्स जो होता है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी इंटरनल डिटेल्स होती हैं वो हाइड होती हैं, जो मेन डिटेल होती है वही सिर्फ सेंड होती है। हर एक मेल बॉक्स का अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और ये प्रोसेस हमारे शेयर करते हैं, जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं जो मेल बॉक्स के थ्रू कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उनके पास एक शेयर्ड मेल बॉक्स होता है। तो ये वहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन हो रही थी कि जब हमें दोनों के नाम पता हों, लेकिन यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट मेथड में तभी होगी अगर दोनों के पास एक शेयर्ड मेल बॉक्स है। यहाँ पर जो लिंक है वो हमारी एक से ज़्यादा पेयर के बीच में भी बन सकती है और एक से ज़्यादा लिंक भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ नेमिंग के बाद आता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन मेथड। तो सिंक्रोनाइजेशन मेथड भी हमारे दो तरीके के हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉकिंग या फिर एसिंक्रोनाइजेशन, जिसे हम नॉन ब्लॉकिंग भी बोल देते हैं। तो ब्लॉकिंग सेंड क्या है, द सेंडिंग प्रोसेस इज ब्लॉक्ड अंटिल द मेमोरी इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर प्रोसेस। जो सेंडिंग प्रोसेस है वो तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक रिसीवर के पास वो मैसेज रिसीव ना हो गया हो, जो पुराना वाला मैसेज हमने भेजा था। नॉन ब्लॉक सेंडिंग में क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेस ब्लॉक था अब वो रिज्यूम हो गया है, अब सेंडर मैसेज भेज सकता है। ब्लॉकिंग रिसीव का मतलब क्या है कि रिसीवर तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक वो मैसेज अवेलेबल नहीं हो जाता। नॉन ब्लॉकिंग रिसीवर का मतलब है कि रिसीवर के पास वो मैसेज आ चुका है, अभी और मैसेज भी हम भेज सकते हैं, फिर रिसीवर अब रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बफर। बफर हमारा एक बहुत ही कॉमन मेथड है। यहाँ पर हम एक क्यू की हेल्प से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तो है हमारा ज़ीरो कैपेसिटी। ज़ीरो कैपेसिटी का मतलब क्या है कि हमारा जो मैसेज सिस्टम है उसमें कोई बफर ही नहीं है, सेंडर कभी भी ब्लॉक हो सकता है। जब तक रिसीवर को मैसेज ना पहुंचे तब तक सेंडर हमेशा ब्लॉक ही रहेगा। दूसरा है हमारा बाउंडेड कैपेसिटी, कि क्यू में कुछ बाउंडेड लेंथ है और जब तक क्यू की लेंथ फिल नहीं हो जाती, एक बार सेंडर ने मैसेज भेज दिया, अभी रिसीवर पे नहीं पहुंचा है वो मैसेज, अभी टाइम लगेगा, तो वो ब्लॉक नहीं होगा, वो अपने और मैसेजेस भेजता रहेगा जब तक क्यू फुल नहीं हो जाता। जब तक क्यू फुल नहीं होता तब तक वो ब्लॉक नहीं हो सकता सेंडर हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा अनबाउंडेड क्यू। इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, जो हमारा सेंडर है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा, हमारे कितने भी मैसेजेस भेज सकता है। अभी यहाँ पर हमने तीन मेथड पढ़े कम्युनिकेशन लिंक कर। देन नेक्स्ट वी हैव इज़ आईपीसी पाइप्स इन यूनिक्स। यहाँ पर हमारा जो पहले हम यूनिक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, अभी तो इतना यूज़ नहीं होता है यूनिक्स। विंडोज़ पे हम विंडोज़ और लिनक्स पे स्विच हो गए हैं, लेकिन यूनिक्स में हम आईपीसी मेथड यूज़ करते थे कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हमारे दो तरीके के होते थे, एक तो ऑर्डिनरी और एक नेम्ड। तो ऑर्डिनरी पाइप क्या होता है हमारा, ये हमारा एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के फैशन में हमारी कम्युनिकेशन होती है। एक तरफ हमारा रीडर एंड होता है और दूसरी तरफ हमारा राइटर एंड होता है, और ये हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, जो कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। अगर यूनिडायरेक्शनल है तो एक ही तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है। अब एक तरफ से कम्युनिकेशन होगी तो इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एक फंक्शन की नीड पड़ती है, जो है हमारा पाइप इंट एफडी। यहाँ पर हमारा एक डायग्राम है पाइप का। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने अभी ऊपर देखा था, यहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर फैशन में हमारी कम्युनिकेशन होती है। एक तरफ रीडर एंड होता है और एक तरफ राइटर एंड होता है, और ये यूनिडायरेक्शनल है।
अब यूनिडायरेक्शनल है तो वन वे कम्युनिकेशन है, तो एक तरफ से प्रोसेस अगर चला गया दूसरी तरफ से, लेकिन अगर दूसरे वाले को भी कुछ मैसेज भेजना है या कुछ करना है तो वहाँ तक कैसे आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पेरेंट प्रोसेस क्रिएट होता है वो हमारा यूज़ होता है चाइल्ड से कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन अगर चाइल्ड को भी वही चीज़ करनी है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो चाइल्ड हमारा पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है और फिर उसके बाद अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ नेम्ड पाइप। नेम्ड पाइप हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी बाई डायरेक्शनल होने के बाद भी सिर्फ वन वे ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट, इसमें कोई हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता। एक बार नेम्ड पाइप एस्टेब्लिश हो गया, हम बहुत सारे प्रोसेसेस को यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइटर्स होते हैं। वहाँ पर हमें राइटिंग के लिए हमें पेरेंट्स चाइल्ड को रिलेशनशिप में मेंटेन करना पड़ रहा था, देन चाइल्ड सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा था पेरेंट्स की फॉर राइटिंग। बट यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे राइटर्स हैं, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। इट कंटिन्यूज़ टू एग्जिस्ट आफ्टर कम्युनिकेशन फिनिश। एक बार हमारी कम्युनिकेशन फिनिश हो गई फिर भी वो कंटिन्यू रहता है जब तक हम एक्सप्लिसिटली उसे डिलीट ना कर दें। ये हमारे दोनों यूनिक्स और विंडो दोनों को सपोर्ट करता है। यूनिक्स में तो बेसिकली हम इसे फीफोज भी बोल देते हैं कि भाई ये यूनिक्स का फीफोज है, और ये हमारा क्रिएट होता है MK फीफो सिस्टम कॉल से, जहाँ पर हम अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी सिस्टम कॉल्स होती हैं, ओपन, रीड, राइट, क्लोज़। नेक्स्ट वी हैव इज शेयर्ड मेमोरी सिस्टम। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हम मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब दूसरा मेथड था हमारा शेयर्ड मेमोरी सिस्टम। शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर हम एक रीजन ऑफ मेमोरी शेयर करते हैं। जो भी दो प्रोसेस हैं वो अपनी मेमोरी को शेयर करेंगे। जो भी हमारा उसमें हम अपने जो भी हमारी रीडिंग कंटेंट है या राइटिंग कंटेंट है उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो हमारा शेयर्ड मेमोरी होता है इसका एक सेम एड्रेस स्पेस होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम हुई भी तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस को हैंडल नहीं करता है। इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है, एक प्रोसेस A है, एक प्रोसेस B है। प्रोसेस A जो है हमारा, ये हमारा प्रोसेस A है, ये हमारा प्रोसेस B है। यहाँ पर इससे अपना जो भी रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना है उसने एक शेयर्ड मेमोरी में अपना पोर्शन भेज दिया। देन प्रोसेस B ने भी अपना शेयर्ड मेमोरी में भेज दिया, प्रोसेस A ने भी शेयर्ड मेमोरी में भेज दिया। अब जो भी हमारा ऑपरेशन जो भी हमें परफॉर्म करना होगा वो हम शेयर्ड मेमोरी में, हमारे पास सारा डेटा है। अब हम इसमें रीडिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और हम इसमें राइटिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम दोनों चीज़ कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है? प्रोड्यूसर का मतलब है कि कुछ चीज़ प्रोड्यूस हो रही है शेयर्ड बफर में। कंज्यूमर का मतलब है कि वो कंज्यूम कर रहे हैं, हम अपने जो शेयर्ड बफर है हमारा, हम उससे कंज्यूम कर रहे हैं। अब मेन चैलेंज क्या आता है कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने की प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई प्रॉब्लम ये हो सकती है कि प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस ही नहीं करा लेकिन कंज्यूमर कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बफर तो खाली है, कहाँ से कंज्यूम करेगा। और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे जा रहा है लेकिन कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहा, बफर हो गया फुल, उसमें है नहीं जगह, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है। वो प्रोड्यूस्ड आइटम्स कहाँ पर जाएंगे? अगर यहाँ पर एक सिंक्रोनाइजेशन होगी कि प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस करा, कंज्यूमर ने उसे कंज्यूम करा, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आने की। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम वही होती है जब हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम शेयर्ड मेमोरी यूज़ करें। और अभी हमने शेयर्ड मेमोरी कम्युनिकेशन मेथड ऊपर देखा है, तो यहाँ पर हमें शेयर्ड मेमोरी का यूज़ करना है, जिससे वो इसमें क्या होगा कि हम अलाउ करेंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को कि वो एक साथ सारी चीज़ें रन कर पाएँ। जो भी हमारा बफर होगा वो एक ऐसे रीजन में होगा जहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर शेयर कर रहे होंगे अपनी मेमोरी को। प्रोड्यूसर एक आइटम को प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर लेगा। इस तरीके से हमारे पास एक सिंक्रोनाइजेशन बनी रहेगी। अब हमारे पास दो तरीके के बफर्स होते हैं यहाँ पर भी,
क्योंकि हम शेयर्ड मेमोरी बफ़र में कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरीके के बफ़र हैं। पहला है हमारा अनबाउंडेड बफ़र। अनबाउंडेड बफ़र का मतलब है इसका साइज़ लिमिटेड नहीं है। कंज्यूमर को यहाँ पर साइज़ जो है वो हमारा अनलिमिटेड है। कंज्यूमर जो है वो हमारा कभी भी नहीं, कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा नए आइटम्स के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर हमेशा आइटम्स को प्रोड्यूस करता रहेगा क्योंकि वो बफ़र हमारा कभी खाली नहीं होने का। लेकिन अगर बफ़र खाली है तो कंज्यूमर को वेट करना पड़ सकता है कि भाई आइटम्स को प्रोड्यूस करो, मुझे वेट करना पड़ रहा है, आई नीड द रिसोर्सेज। बट नेक्स्ट इज़ बाउंडेड बफ़र। यहाँ पर साइज़ लिमिटेड है हमारा। कंज्यूमर को भी वेट करना पड़ सकता है अगर बफ़र एम्प्टी है, और अगर बफ़र फुल हो गया तो प्रोड्यूसर को भी वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ वी हैव द कोड ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। हमने एक बफ़र का साइज़ बनाया 10, देन हमने एक स्ट्रक्चर बनाया टाइप डिफाइन स्ट्रक्चर, देन हमने अपने आइटम्स लिए। आइटम क्या है? हमारा बफ़र और बफ़र का साइज़। अब हमने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, एक तो वेरिएबल है हमारा इन और दूसरा है हमारा आउट। इन क्या कर रहा है? हमारा वो फ्री पोजीशंस बता रहा है जो प्रोड्यूसर के लिए क्या प्रोड्यूस करो, यहाँ पर अभी खाली है। और आउट क्या कर रहा है कि जो भी हमारी फ़र्स्ट पोजीशन है क्यू में या फिर हमारे स्टैक में, उस क्यू में जो हमारी फ़र्स्ट फुल पोजीशन है वो उसे इंडिकेट कर रहा है। तो प्रोड्यूसर के कोड में देख लेते हैं। पहले हमने कर दिया कि भाई अभी ट्रू है हमारी कंडीशन, काउंटर, अगर काउंटर हमारा बफ़र साइज़ के इक्वल है तो बफ़र हमारा फुल है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बफ़र का जो इनपुट होगा वो नए आइटम्स को प्रोड्यूस करेगा और इनपुट क्या हो जाएगा? इनपुट +1 दैट विल बी मॉड्यूलस ऑफ बफ़र साइज़। और अगर इनपुट हमारा ये आया तो काउंटर एक ऐड हो जाएगा, मतलब हम एक आइटम और प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनपुट हमारा बताएगा कि यहाँ पर कोई खाली जगह है या नहीं है। तो पहले हमने चेक करा कि क्या हमारा काउंटर बफ़र साइज़ के इक्वल है। अगर है तो हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर नहीं है तो हम नया आइटम प्रोड्यूस करेंगे। नया आइटम प्रोड्यूस करने के लिए हम इनपुट के द्वारा देखेंगे कि अब फ्री पोजीशन कहाँ पर है। जो भी हमारी फ्री पोजीशन होगी हम उसमें एक काउंटर को ऐड कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे अपने काउंटर को। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी हम चेक करेंगे, अगर काउंटर 0 है तो मतलब बफ़र एम्प्टी है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हम कंज्यूम करेंगे बफ़र से। हमने बफ़र से कंज्यूम करा, देन फिर से हमने एक आउट पोजीशन लगाई, हमने चेक करा कि अब हमारे बफ़र में कोई आइटम है या नहीं है। देन उसके बाद एक आइटम हमने कंज्यूम कर लिया तो हम अपने काउंटर को डिक्रीमेंट कर देंगे, काउंटर माइनस। ओके, अभी हमारे पास दोनों चीज़ें जो कोड में है वो अलग अलग है। एक हमारा प्रोड्यूसर कोड है, एक हमारा कंज्यूमर कोड है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं कि भाई यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, कंज्यूम हुआ, लेकिन अगर ये साइमल्टेनियसली चले तो हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है। इनकरेक्ट वैल्यूज़ हमें पता चल इनकरेक्ट वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती है। हम इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक काउंटर है जिसकी वैल्यू 5 है और इसमें 2 रजिस्टर्स हैं। तो जो हमारा रजिस्टर 1 है वो हमारा काउंटर के इक्वल है। देन हमने रजिस्टर 1 में करा इंक्रीमेंट। अब काउंटर हमारा R1 के इक्वल लिया था हमने, तो काउंटर हमारा R1 के इक्वल हो गया। देन R2 इज़ इक्वल्स टू काउंटर। अब R2 में हमने करा डिक्रीमेंट। ऊपर वाला हमने प्रोड्यूसर का कोड मान लिया, नीचे वाला हमने कंज्यूमर का कोड मान लिया। अभी R2 को हमने काउंटर के इक्वल लिया था तो काउंटर भी हमारा R2 के इक्वल हो गया। हमारी काउंटर की वैल्यू 5 है, हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, लेट्स सी। जब हमने R1 को काउंटर के इक्वल रखा तो काउंटर हमारा 5 था तो R1 भी हमारा 5 है। अब हमने R1 को इंक्रीमेंट कर दिया। R1 हमारा क्या है? 6 और काउंटर क्या है? हमारा 5। और अगर काउंटर को हमने R1 के इक्वल लिया था तो मतलब दोनों की वैल्यू हमारे पास 6 हो गई। ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर वाला पोर्शन। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर वाला पोर्शन। R2 की वैल्यू 5 है, कंज्यूमर की वैल्यू 5 है। यहाँ पर हमने डिक्रीमेंट करा तो R2 की वैल्यू क्या हो गई? हमारी 4 और कंज्यूमर की वैल्यू हो गई हमारी 5। लेकिन यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई हमारी काउंटर वैल्यू तो 5 थी, लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर में वो 6 आ रही है और कंज्यूमर में वो 4 आ रही है। यहाँ तो हमारा पूरा काउंटर में जो हमारा स्टैक है, जो हमारी बफ़र है, उसमें सिर्फ 5 हमारे पास लोकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर में वो 6 दिखा रहा है, कंज्यूमर में वो 4 दिखा रहे हैं। यहाँ तो दोनों ही इनकरेक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या होता है? जब एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोसेसेस
आ जाते हैं एक रिसोर्स को मांगने के लिए। तो हमारे को डिसाइड करना होता है कि भाई किस तरीके से हम उन्हें दें रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे पास प्रोसेस पहले आया होता है, हम उसे पहले रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। दैट कंडीशन इज़ नोन एज रिसोर्स कंडीशन। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक ही प्रोसेस को ऐसी कंडीशन बनाएं कि भाई सिर्फ एक ही प्रोसेस एक टाइम पे आ सके और वो अपना रिसोर्स मांग सके। नेक्स्ट वी हैव इज़ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब रेस कंडीशन को हम क्रिटिकल सेक्शन की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन भी हमारी एक प्रॉब्लम ही है। हम कंसीडर करते हैं कि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अब सब प्रोसेसेस को एक कोड चाहिए जिसे हम ईच प्रोसेस हैज़ अ सेगमेंट ऑफ कोड, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ पे हमारे प्रोसेस चेंज करते हैं, कॉमन वैल्यूज़ अपडेट करते हैं, टेबल्स फाइल्स लिखते हैं। जब एक प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है क्रिटिकल सेक्शन में, तो कोई दूसरा कोड या फिर दूसरा प्रोसेस हमारा अलाउ नहीं होता क्रिटिकल सेक्शन में आना। तो यहाँ पर इसका एक छोटा सा सिंटेक्स है कि डू, पहले एंट्री सेक्शन होता है, देन बीच में क्रिटिकल सेक्शन, देन एग्जिट एंड देन रिमाइंडर सेक्शन। एंट्री सेक्शन में क्या होता है, हमारा सारा जो कोड होता है वो एंटर करता है। देन क्रिटिकल सेक्शन में अगर वो कोड आ गया, अगर एंट्री सेक्शन से उसे परमिशन मिल गई है, तो कोई दूसरा कोड वहाँ पर, दूसरा प्रोसेस नहीं आ सकता जब तक वो अपना काम ना ख़त्म कर दे। जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाएगा वो एग्जिट सेक्शन में पहुँच जाएगा एंड बाकी का जो हमारा रिमेनिंग कोड होगा वो हमारा रिमाइंडर सेक्शन में आता है। ओके, अगर हमें क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, हमारी जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है वो 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करनी ही चाहिए। पहला है हमारा म्यूचुअल एक्सकल्शन। म्यूचुअल एक्सकल्शन का मतलब है अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो हमारा दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आना चाहिए, मतलब कभी भी वो प्रोसेस ना आए। दूसरा आता है हमारा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है या फिर उसके बाद वो रिमाइंडर सेक्शन में चला गया, हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो रेडी हैं क्रिटिकल सेक्शन में। अभी हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस हमारे क्रिटिकल सेक्शन में आ सकते हैं, आने के लिए तैयार हैं। तो हमें अभी लेकिन क्रिटिकल सेक्शन खाली है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन रिमाइंडर सेक्शन में भी कुछ प्रोसेसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वो इंश्योर करेगा जो प्रोसेसेस हमारे रिमाइंडर सेक्शन में वो ना आए क्रिटिकल सेक्शन में, बाकी जो ऊपर वेट कर रहे हैं उनमें से कोई एक प्रोसेस हमारा क्रिटिकल सेक्शन में आए। नेक्स्ट आता है हमारा बाउंडेड वेटिंग, कि एक से ज़्यादा बार हमें चांस मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए, लेकिन देयर इज़ अ लिमिट, कि भाई जरूर ऐसा नहीं हो सकता कि एक लूप चले जा रहा है, एक प्रोसेस ही बार बार आए जा रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में अपना काम ख़त्म कर रहा है, दोबारा आ रहा है, दोबारा काम ख़त्म कर रहा है, बाकी प्रोसेसेस को मौका ही ना मिले। तो एक बाउंडेड वेटिंग लिमिट होती है। अब हमारे पास 2 अप्रोच होती हैं क्रिटिकल सेक्शन को हैंडल करने के लिए। पहला होता है हमारा प्रिमिटिव कर्नल। प्रिमिटिव कर्नल में क्या होता है, ये अलाउ करता है प्रोसेस को कि भाई एक प्रोसेस हमारा प्रिम्प्ट हो गया जब तक वो कर्नल मोड में है, मतलब जब तक हमारा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तब तक हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते जब तक उसका सारा काम ख़त्म ना हो जाए। दूसरा आता है हमारा नॉन प्रिमिटिव कर्नल। नॉन प्रिमिटिव कर्नल हमारा अलाउ कर देता है, अलाउ नहीं करता प्रिम्प्ट करने के लिए, वो चेंज कर सकता है प्रोसेस को। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स के हमारे पास 2 तरीके के सॉल्यूशन हैं, एक तो हमारा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, दूसरा हार्डवेयर सॉल्यूशन। पहला है हमारा पीटरसन सॉल्यूशन, जो कि हमारा एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 प्रोसेसेस होते हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 डेटा या फिर हम बोल सकते हैं 2 ऑपरेशंस होते हैं। पहला तो एक टर्न होता है, दूसरा हम यहाँ पर एक फ्लैग यूज़ करते हैं। टर्न में क्या होता है कि हम बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस आई है वो हमारा ट्रू है, फ्लैग आई जो है वो हमारा ट्रू है, मतलब फ्लैग आई हमारा अंदर आ सकता है क्रिटिकल सेक्शन के, लेकिन टर्न जो है वो जे की है। अब टर्न जे की है तो फिर भाई जे को चेक करेंगे। अगर जे की टर्न है और फ्लैग जो जे का ट्रू है तो हमारा जे आएगा, और जो हमारी कंडीशन है तो हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है उसमें जे आ जाएगा, वरना हमारा आई आएगा क्रिटिकल सेक्शन में। देन वी हैव इज रिमाइंडर सेक्शन।
अब हमारा जो ऊपर वाला कोड है, अब हमने देखा था कि क्रिटिकल सेक्शन जो है वो हमारे तीनों प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, म्यूचुअल एक्सकल्शन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। तो हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारा वो म्यूचुअल एक्सकल्शन और प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग को सेटिस्फाई कर पा रहा है। हाँ, बिल्कुल कर पा रहा है। हमने यहाँ पर देखा कि अगर फ्लैग हमारा जे का होगा और टर्न भी जे की होगी तो हमारा प्रोसेस आई नहीं जा पाएगा। अगर हमारा फ्लैग जो है, फ्लैग भी हमारा आई का होगा और टर्न हमारी आई की होगी तो हमारा जे है वो नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सकल्शन में क्या होता था कि सिर्फ एक ही प्रोसेस हमारा है वही हमारा वापस जा पाए। दूसरा, हमारा प्रोग्रेस के लिए अगर हम देखें तो प्रोग्रेस में भी अगर हमारा जे यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, तो आई हमारा वापस लूप में नहीं जा सकता। और बाउंडेड वेटेड को भी ये फॉलो कर रहा है कि एक बार आई यहाँ पर आ गया तो दोबारा जा सकता है, बट देयर इज़ अ लिमिट। जे भी आ सकता है अगर ये कंडीशन हुई, अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन हुई तो हमारा जे भी आ सकता है और आई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये तीनों प्रोसेसेस या फिर हमारी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर मैंने थ्योरी में पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो मैंने अभी वर्डिंग्स में बोला है वही सब यहाँ पर लिखा है। चेक फॉर म्यूचुअल एक्सकल्शन और प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग में आप लोग नोट्स से गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड करे हैं। ओके, तो हमारी लिमिटेशंस क्या होती हैं? लिमिटेशंस क्या है पीटरसन प्रॉब्लम की, कि सिर्फ दो प्रोसेस के लिए वर्क करता है, और दूसरा ये डिपेंड करता है हमारा एक मेमोरी कंसिस्टेंसी पे, जो कि होल्ड करके बैठा होता है हमारा सीपीयू को। नेक्स्ट, ये हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, लेकिन ये हमारा थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन यूज़। सिस्टम की एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर देता है। अब हमने पहले देखा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, अब दूसरा है हम हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं। हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज़ हैं। पहला है हमारा टेस्ट एंड सेट फंक्शन, द सेकंड वन इज़ कंपेयर एंड स्वैप फंक्शन। टेस्ट एंड सेट फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हम म्यूचुअल एक्सकल्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं और हम एक सिंक्रोनाइजेशन बनाते हैं एक स्पिन लॉक की हेल्प से। मतलब जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, हम क्रिटिकल सेक्शन में एक स्पिन लॉक लगा देते हैं कि भाई यहाँ पर एक प्रोसेस ऑलरेडी अंदर है, दूसरा प्रोसेस अंदर नहीं आ सकता, हमने लगा दिया लॉक जब तक उसका काम ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाएगा वो लॉक हमारा रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक कोड देख लेते हैं, बुलियन टेस्ट एंड सेट। हमने एक बुलियन फंक्शन बना लिया टेस्ट और सेट करके, देन उसका एक टारगेट है, और अगर वो टारगेट ट्रू है तो हम रिटर्न करेंगे उस वैल्यू को। अब हम लॉक लगा रहे हैं, यहाँ पर दो ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, पहला हमारा वेटिंग एंड सेकंड वन इज़ लॉक। अगर बुलियन वेटिंग जो है वो फॉल्स है और लॉक भी फॉल्स है, यहाँ पर पहले हमने कंडीशन दे दी कि बुलियन वेटिंग हमारा फॉल्स है और बुलियन लॉक भी फॉल्स है। फिर हम चेक करेंगे कि बुलियन, अब हमने कर दिया कि वेटिंग जो है वो हमारा ट्रू है और जो की वैल्यू है वो भी हमारी ट्रू है। अगर वेटिंग और जो की है, की में अगर हमने लॉक लगा दिया और वो वेटिंग हमारी फॉल्स हो गई। स्टार्टिंग में हमने अजम्पशन लेके चल रहे थे हम अपने क्रिटिकल सेक्शन में कि वेटिंग जो है वो हमारी ट्रू है और एक की कुछ वैल्यू है, की कुछ वैल्यू है। फिर हमने की में लगाया एक लॉक, की में लॉक लगाने के बाद अगर वो वेटिंग फॉल्स हो गया तो वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकता। देन अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हमारा जे वाला प्रोसेस होगा। जे वाले प्रोसेस, जे का मतलब होता है हमारा i+1। एक हमारा प्रोसेस होता है i, दूसरा प्रोसेस होता है हमारा जे। देन हम इसके लिए चेक करेंगे कि अगर ये हमारा i के इक्वल नहीं है और वेटिंग भी हमारे जे के इक्वल नहीं है तो हम j+1 देन मॉड n करेंगे, और अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो लॉक हमारा फॉल्स हो जाएगा और वेटिंग भी हमारी फॉल्स हो जाएगी जे की। अगर एक सिस्टम हमारा फॉल्स हो जाता है कोई भी, तो वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाता है। ओनली ट्रू एंड ओके। और ये हमारी तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी तीनों कंडीशंस थी, म्यूचुअल एक्सकल्शन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग,
उन तीनों को हमारा इंश्योर करता है कि भाई ये तीनों चीज़ें हैं। देन इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है हमारा बिज़ी वेटिंग है बहुत ज़्यादा, और हमारा यहाँ पर प्रायोरिटी इन्वर्जन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ कंपेयर एंड स्वैप फंक्शन। कंपेयर एंड स्वैप फंक्शन में क्या होता है, हम बिल्कुल ये सिमिलर है टेस्ट एंड सेट फंक्शन के, बस यहाँ पर हम कंपेयर और स्वैप फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर 3 स्टेप हैं कि पहले हम कंपेयर करेंगे वैल्यू को जो कि हमारी मेमोरी लोकेशन पर होगी। देन दूसरा, फिर हम देखेंगे कि क्या वो इक्वल है, और अगर वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल हुई तो ठीक है, वरना हम उसे स्वैप कर देंगे। हियर इज़ द कोड फॉर इट। हमने एक इंट कंपेयर एंड स्वैप फंक्शन बनाया और हमने इनिशलाइज करी एक डेटा टाइप हमने प्रोवाइड करा, वैल्यू, इंट एक्सपेक्टेड, इंट न्यू वैल्यू। अगर जो हमारी वैल्यू है वो जो हमारी एक टेम्प करके वेरिएबल लेंगे जो कि हमारा वैल्यू के इक्वल है। अगर वैल्यू हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल है तो मतलब वो नई वैल्यू है, हम रिटर्न कर देंगे टेम्प, मतलब वो स्वैप हो गया। अगर वो ऐसा है तो ठीक है, वरना वो स्वैप हो जाएगा। देन हम इसमें जो हमारी कंडीशन है वाइल, उसमें हम एक कंपेयर एंड स्वैप फंक्शन लगाएंगे और लॉक लगा देंगे। जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन ओवर हो जाएगा हम लॉक को कर देंगे 0, मतलब वो रिलीज़ हो गया लॉक हमारा। लॉक अभी तक हमारा 1 था, देन उसके बाद वो लॉक हमारा रिलीज़ हो गया। ओके, ये भी हमारी तीनों प्रॉब्लम्स को इंश्योर करता है। तीनों चीज़ें इसमें हमारी होती हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, म्यूचुअल एक्सकल्शन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। नेक्स्ट इज़ म्यूटेक्स। म्यूटेक्स क्या होता है? हमारा म्यूचुअल एक्सकल्शन लॉक। ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। ये हमारे क्रिटिकल सेक्शन को प्रिवेंट करता है कि कोई रेस कंडीशन ना आए, एक लॉक लगाकर। यहाँ पर 2 फंक्शंस यूज़ होते हैं। पहला होता है हमारा एक्वायर और दूसरा होता है रिलीज़। एक्वायर में क्या होता है कि भाई जो हमारा मटेरियल है, एक्वायर चेक करेगा कि एक्वायर कर सकते हैं, अगर वो अनअवेलेबल है तो वो फॉल्स हो जाएगा, अवेलेबल है तो वो ट्रू हो जाएगा और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है। एंड जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाता है हम रिलीज़ कर देंगे उसे और अवेलेबल हमारा ट्रू हो जाएगा, कि मतलब क्रिटिकल सेक्शंस में अब हमारा जो काम था वो ख़त्म हो गया है, नया प्रोसेस अब हमारा आ सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक स्पिन लॉक में फंस जाता है, उसे बार बार ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी अवेलेबल है या नहीं है, तो इसकी वजह से सीपीयू के साइकिल्स बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है सीमाफोर। सीमाफोर क्या होता है? सीमाफोर भी एक सॉल्यूशन है हमारी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का। एक इंटीजर होता है सीमाफोर जो कि 2 ऑपरेशंस को यूज़ करता है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ वेट एंड द नेक्स्ट वन इज़ सिग्नल। जो हम वहाँ पर एक्वायर और रिलीज़ कर रहे थे, यहाँ पर सेम हमारा वेट और सिग्नल का वर्क है। वेट हमारा एक्वायर करता है लॉक को और सिग्नल रिलीज़ कर देता है। व्हाट हैपेंड? वेट अ सेकेंड। ओके, हियर अब हमारी सीमाफोर भी 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा बाइनरी सीमाफोर एंड द सेकंड वन इज़ काउंटिंग सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर क्या होता है? बाइनरी सीमाफोर में हमारे 0 या फिर 1 वेरिएबल्स होते हैं, बस 2 ही। बाइनरी में क्या होता है? 0 होता है या फिर 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे सिर्फ 2 ही तरीके के रेंजेस होते हैं, 0 और 1, और ये हमारा बिल्कुल म्यूटेक्स लॉक की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट इज़ काउंटिंग सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर में क्या होता है कि सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ सकते हैं और ये एक पूल को यूज़ करता है अपनी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन हमारे पास कुछ एक एग्जांपल है बाइनरी सीमाफोर का और काउंटिंग सीमाफोर का। बाइनरी सीमाफोर में क्या होता है? सीमाफोर म्यूटेक्स हमारा हमने ले लिया 1। प्रोसेस ए में पहले हमने वेट लगाया कि यहाँ पे एक्वायर कर दो, एंड देन जैसे उसका काम ख़त्म हो जाए, बीच में क्रिटिकल सेक्शन होगा, वो रिलीज़ कर देगा। सिग्नल से हमने रिलीज़ कर दिया उस म्यूटेक्स को। देन प्रोसेस बी के लिए भी हमने सेम कंडीशन अप्लाई करी। यहाँ पर काउंटिंग में हमारे बहुत सारे इंटीजर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिया स्लॉट। सीमाफोर स्लॉट अगर हमारा 5 के इक्वल है तो पहले हमने एक्वायर कर दिया वेट की हेल्प से, मतलब वेट स्लॉट, एंड देन नेक्स्ट वन इज सिग्नल स्लॉट। सिग्नल का मतलब है कि हम उसे रिलीज़ कर रहे हैं। इसका यूज़ क्या है हमारा? ये यूज़ होता है हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में, रीडर राइटर प्रॉब्लम में, लिमिटेड रिसोर्स को मैनेज करने में, डेडलॉक या फिर रेस कंडीशन को मैनेज करने में। अब प्रायोरिटी इन्वर्जन क्या होता है कि भाई हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, हायर प्रायोरिटी है लेकिन उसका काम
वो हायर प्रायोरिटी के टाइम पे वो चल ही नहीं रहा, उसकी जगह लोअर प्रायोरिटी वाला चल रहा है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, एल, एम और एच, जहाँ पर एच की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, एम की उससे कम है, एच की सबसे कम है। लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में अभी हमारा एल प्रोसेस है। अगर क्रिटिकल सेक्शन में एल प्रोसेस है तो क्रिटिकल सेक्शन तो उस काम को ख़त्म होने के बाद ही हमारा, तब जाके वो हमारा दूसरे प्रोसेस पे पहुंचेगा। तो इसका मतलब प्रायोरिटी हाई हमारी एच की थी और चल हमारा एल गया प्रोसेस, और वो स्विच भी नहीं हो सकता। ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि हमारे रिमाइंडर सेक्शन में एच हो और देन उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में हमारा एम आ जाए, लेकिन फिर भी एम की प्रायोरिटी तो एच से कम है। यहाँ पर तो हमारा पहले एच चलना चाहिए था, फिर एम चलना चाहिए था, फिर एल चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमारा पहले एल चल रहा है, फिर एम चल रहा है, फिर एच चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रायोरिटी इन्वर्जन। अब प्रायोरिटी इन्वर्जन का सल्यूशन क्या है? भाई ऐसी सिचुएशन आ तो गई है, अब इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि हम प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल को यूज़ करें। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल क्या होता है कि हम जो भी प्रायोरिटी है उसे इन्वर्ट कर दें, उनकी प्रायोरिटीज़ को। जो हायर प्रायोरिटी है उसे लोअर प्रायोरिटी कर दे, जो लोअर प्रायोरिटी है उसे हायर प्रायोरिटी कर दे। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो इन्वर्ट नहीं होगी, प्रायोरिटी इन्वर्जन नहीं होगा, सारा काम हमारा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। एंड देन आफ्टर जो हमारा जो जॉब है जो फिनिश हो जाएगी, तो उसके बाद हम उनकी ओरिजिनल प्रायोरिटीज़ को, जो हमारी ओरिजिनल प्रायोरिटीज़ की वैल्यू है वो हम रिटर्न कर देंगे। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि हमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर में सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, हमें बेसिकली हमें कम्युनिकेशन में सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। लेकिन सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? हमारे पास 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पहला है हमारा रीडर राइटर प्रॉब्लम। रीडर राइटर प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम एक शेयर्ड फाइल को यूज़ करते हैं, जो हमारी रीडिंग और राइटिंग के लिए, हम कम्युनिकेशन के लिए एक शेयर, जो सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने के लिए हम 2 तरीके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे थे। हमने ऊपर पढ़ा था, एक तो मैसेज वाला और दूसरा शेयर्ड मेमोरी वाला। अब यहाँ पर हम एक शेयर्ड फाइल यूज़ कर रहे हैं रीडर और राइटर के लिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है हमारी कि भाई अगर दो प्रोसेस हैं जो रीड कर रहे हैं, जो एक शेयर्ड मेमोरी में जा रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस ए है, दूसरा प्रोसेस बी है, तभी तो वो शेयर कर रहे हैं हमारे। पहला एक प्रोसेस जो है वो ए है, दूसरा हमारा प्रोसेस बी है, और यहाँ पे हमारी शेयर्ड मेमोरी है। क्या है हमारी? एक शेयर्ड मेमोरी है, और यहाँ पे ए प्रोसेस है, यहाँ पे बी प्रोसेस है, ये अपना यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहा है। देन जो हमारा रीडर है, मतलब हमारे पास 2 रीडर हैं, 2 राइटर हो गए। अगर दोनों रीड कर रहे हैं, अगर दोनों को रीड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीडिंग दोनों में हो सकती है, दोनों रीडर हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर किसी को राइट करना है, तो राइटिंग में हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर किसी प्रोसेस को राइट करना है डेटा, तो हमारा जो दूसरे प्रोसेस है ना ही वो रीड कर पाएगा, ना ही वो राइट कर पाएगा उस फाइल को, क्योंकि जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी, अगर हम उसमें कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो उसका कंटेंट तो मॉडिफाई हो गया, उसमें चेंजेस हो गए, तो ना ही रीडर रीड कर पाएगा, ना ही उसमें अगर दूसरा वाला इंसान है वो राइट कर पाएगा कुछ, वो ऑलरेडी फाइल मॉडिफाई हो चुकी है। तो इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम हमारे 3 सेमाफोर्स को यूज़ करती है। पहला म्यूटेक्स है, दूसरा राइट, तीसरा रीड काउंट। म्यूटेक्स हमारा 1 ले लेते हैं, राइट हम 1 ले लेते हैं, रीड काउंट 0 ले लेते हैं। तो राइटर में क्या होता है कि पहले हमारा वेट जो है वो राइट है, कि मतलब जो हमारा वेट है हमने लिख दिया कि यहाँ पर हम एक्वायर कर रहे हैं। वेट का मतलब क्या होता है हमारा? एक्वायर करना, और सिग्नल का मतलब होता है रिलीज़, कि मतलब यहाँ पर हम लिख रहे हैं और फिर लिखने के बाद ही क्रिटिकल सेक्शन में जैसे ही वो काम ख़त्म होगा उसके बाद हम रिलीज़ कर देंगे। तो पहले हमने करा वेट राइट, हम राइट कर रहे हैं, देन सिग्नल राइट, देन आफ्टर दैट हम प्रोसेस को ट्रू कर देंगे। रीडर में क्या होगा? रीडर में हमने वेट करा म्यूटेक्स, कि भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो पहला हमने रीड काउंट करा 1। अगर रीडर 1 के इक्वल है तो हमने वेट कर दिया
कि भाई राइटिंग नहीं हो रही, रीडिंग ही हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है फिर हमारा सिग्नल को कर देंगे हम म्यूटेक्स। सिग्नल को म्यूटेक्स करा, अब हमने वेट को दोबारा म्यूटेक्स करा और रीड काउंट को करा डिक्रीमेंट। अगर रीड काउंट हमारा 0 होता है तो हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, राइट। तो मतलब राइटिंग एक्वायर हो गई है यहाँ पर। दूसरा आता है हमारा फिर उसके बाद हम सिग्नल को कर देंगे म्यूटेक्स। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, जो हमारा रीडर था, जो हमारा राइटर था, तो राइटर में था हमारा कि भाई एक ही राइटर एक बार में लिख सकता है, लेकिन रीडर में तो हमारे दोनों एक साथ रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इतनी सारी कंडीशंस लगाई। पहले हमने वेट करा म्यूटेक्स को, कि हमने देखा कि पहले हमने एक्वायर कर दिया, एक्वायर करने के बाद वो रीड कर रहा है। अगर वो रीड काउंट हमारा 1 के इक्वल हो गया और अगर वो राइटिंग भी एक्वायर कर रहा है और जैसे ही उसका वो सारा काम एक्वायर हो गया तो हम सिग्नल की हेल्प से रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ कर दिया हमने अपना म्यूटेक्स की, मतलब जो हमारा वेट वाला पोर्शन था, जो हमारा रीडिंग वाला पोर्शन था, वो हमारा अब ख़त्म हो गया। उसके बाद हम वेट करते हैं, फिर से हमने लगाया, फिर से हमने एक चीज़ एक्वायर करी और अपना रीड काउंट जो पहले हम इंक्रीज़ कर रहे थे अब एक बार डिक्रीमेंट करके देखते हैं। अब जब इंक्रीमेंट कर रहे थे तो रीड काउंट हमारा 1 हो रहा था, यहाँ पर रीड काउंट हमारा माइनस हो गया, रीड काउंट डिक्रीज़ हो गया। अब रीड काउंट डिक्रीज़ हो गया तो रीड काउंट हमारा अगर 0 के इक्वल है तो हम रिलीज़ कर देंगे राइट को, जो भी हमारी चीज़ें रिटर्न हो रही होंगी, और फिर म्यूटेक्स को भी रिलीज़ कर देंगे जो हमारा रीडिंग के लिए म्यूटेक्स लगा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी सिंक्रोनाइजेशन में आती है वो आती है हमारी बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में क्या होता है, मान लो हमारे पास एक पूल में बहुत सारी लोकेशंस हैं और हमें वो आइटम हमें स्टोर करना है हर एक लोकेशन पे, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट n करके, कि जो भी हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हमारी लोकेशंस है वो n है, तो इंट n। सीमाफोर एम्प्टी है या फिर सीमाफोर फुल है या फिर सीमाफोर म्यूटेक्स है, म्यूटेक्स 1। पहले हमने प्रोड्यूसर का लगाया कि हमने हमारा जो एक्वायर है, जो हमारा वेट है वो एम्प्टी है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हमारा जो वेट है वो म्यूटेक्स है। तीसरी कंडीशन सिग्नल म्यूटेक्स है, सिग्नल फुल है। आप इस कोड को देखो, देन इसके बाद नीचे इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। प्रोड्यूसर प्रोसेस वेट एम्प्टी, यहाँ पर पहले था हमारा वेट एम्प्टी, देन वेट म्यूटेक्स। तो वेट एम्प्टी हमारा है क्या, कोई भी लोकेशन अगर बफर में फुल है, जो भी हमारी लोकेशन है बफर में फुल है, तो ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुली हो रहा है, कि मतलब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है आइटम्स को। लेकिन अगर वो एम्प्टी है तो वेट हमारा फॉल्स हो जाएगा, मतलब प्रोड्यूसर जो है वो हमारा ब्लॉक्ड है। अगर वेट एम्प्टी है तो हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर वेट एम्प्टी नहीं है तो हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। तो पहली कंडीशन हमें ये देखनी है कि क्या हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है तो हमें वहाँ पर पता चल गया। देन वेट म्यूटेक्स हमें क्या बताएगा कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास परमिशन है, अब हम प्रोड्यूस करेंगे। वेट म्यूटेक्स से क्या होगा, हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, तो हमने चेक करा कि क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चला कि हाँ भाई हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और अब हम प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है सिग्नल म्यूटेक्स। अब सिग्नल म्यूटेक्स क्या होता है कि बफर जो है वो रिलीज़ कर देगा प्रोड्यूसर के प्रोसेस को। जैसे ही वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका वो सारा काम हो गया तो अब बफर रिलीज़ हो गया। देन सिग्नल फुल में क्या होता है, वो इंडिकेट करता है कि आइटम जो है अब हमारा ऐड हो गया। तो यहाँ पर क्या था, पहले था हमारा वेट एम्प्टी। वेट एम्प्टी में हम पहले ये देख रहे हैं कि क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या हमारी बफर में जगह है। वेट म्यूटेक्स से हमें पता चलता है कि हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, देन सिग्नल हमें बोलेगा कि भाई तुमने अब प्रोड्यूस कर दिया है, अब तुम बंद करो इस काम को। सिग्नल फुल का मतलब क्या है कि क्या जो हमने चीज़ प्रोड्यूस करी है वो हमारे बफर में पहुंच गई है, पहुंच गई है तो ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वेट फुल। अब हम आ जाते हैं प्रोड्यूसर प्रोसेस की जगह कंज्यूमर प्रोसेस पे। कंज्यूमर प्रोसेस में क्या होता है, वेट फुल। हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो हमारा बफर है वो फुल है, उसके अंदर आइटम्स हैं जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। देन वेट म्यूटेक्स, अभी हमें यहाँ पर पता चला कि क्या आइटम्स हमारे पास हैं, आइटम्स अवेलेबल हैं।
वेट म्यूटेक्स में हम उन्हें कंज्यूम करने की परमिशन मिल गई, हम यहाँ पर कंज्यूम करेंगे। अब हमने पहले चेक करा कि क्या आइटम है कंज्यूम करने के लिए वेटफुल से, देन वेट म्यूटेक्स से हम कंज्यूम करेंगे, देन सिग्नल म्यूटेक्स रिलीज़ कर देगा। सिग्नल म्यूटेक्स जो है वो रिलीज़ करेगा कि भाई अब तुम रिलीज़ हो जाओ, तुमने अब कंज्यूम कर लिया। सिग्नल एम्प्टी हमारा क्या बताएगा कि क्या जो हमारा बफर है, जो हमने चीज़ कंज्यूम करी है, बफर हमारा डिक्रीमेंट हुआ उसमें। ओके, this is the whole explanation which I have described above, and this one also consumer process भी वही same lines लिखी हुई हैं यहाँ पर, you can go through it, you can read it in the notes, I have provided the notes in the description box. अब लास्ट हमारी प्रॉब्लम आती है जो हमारी सिंक्रोनाइजेशन में है, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम को हम समझते हैं कि भाई 5 फिलोसोफर हैं, वो अपनी लाइफ जो है थिंकिंग और ईटिंग में स्पेंड करते हैं। अब वो एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, अब उनके पास 5 फिलोसोफर हैं, उनके पास चम्मचें रखी हुई हैं, उनके लेफ़्ट में भी एक चम्मच है, उनके राइट में भी एक चम्मच है। पाँचों के पाँचों फिलोसोफर्स के पास अब वहाँ पर 5 चम्मचें अवेलेबल है, लेकिन एक को खाने के लिए 2 चम्मचें चाहिए। एक चॉपस्टिक, हम वहाँ पर चॉपस्टिक्स रखी हैं, बेसिकली मैंने चम्मच बोला है, लेकिन एक चॉपस्टिक से तो हम खा नहीं सकते, उन्हें राइस खाने हैं और 2 चॉपस्टिक्स की हेल्प से वो खा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, अगर सबको एक साथ भूख लग गई तो क्या करेंगे? या तो कोई दोनों को एक्वायर कर लेगा, सामने वाला इंसान, किसी 2 इंसान की रिसोर्सेज खाली हो गई, क्योंकि 2 इंसान के पास एक एक रिसोर्स बचा जो उसके लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, अगर उसने राइट और लेफ़्ट दोनों रिसोर्स, दोनों चॉपस्टिक्स ले लिए हैं तो उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चम्मचें रखी हैं, यहाँ पर सबके साइड में एक एक चॉपस्टिक रखी है। अगर इसे लगती है भूख तो क्या करेगा? मान लो इसने दोनों चम्मचें ले लिए एक हिसाब से, एक हिसाब से, देन इसे भी भूख लगती है और इसे भी भूख लगती है। अब इसके पास तो यही ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला। अगर ये वाली चम्मच एक्वायर कर भी लेता है और ये वाली चम्मच एक्वायर कर लेता है, तो देन इसके साइड वाली चम्मच तो ऑलरेडी एक्वायर है, इसके साइड वाली चम्मच भी एक्वायर है और इसके साइड वाली चम्मच भी एक्वायर है। तो ना ही ये खाना खा पाएगा और ना ही ये खाना खा पाएगा, सिर्फ एक ही खाना खा पाएगा। और अगर ये वाली इन्होंने एक्वायर कर लिया, देन इसके पास भी कुछ नहीं बचेगा, ये भी कुछ खाना नहीं खा पाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। यही पूरी इसकी थ्योरी लिखी है जो मैंने अभी आपको वर्डिंग्स में समझाई है। तो इसका सोल्यूशन है एक सीमाफोर की हेल्प से, कि हम पहले देखेंगे हमारे पास 5 चॉपस्टिक्स हैं। पहले तो एक में वेट हो रहा है चॉपस्टिक का, देन हम चेक कर रहे हैं कि भाई हमारे साइड वाला जो है i+1 डिवाइडेड बाय 5 कि क्या वो एक्वायर्ड है। एक्वायर होगी तो फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में हमें पता चलेगा, और नहीं होगी, अगर हमें मिल गई होगी तो वो फिर हम उसे रिलीज़ कर देंगे सिग्नल की हेल्प से। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं? अब इसमें पॉसिबल रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं कि भाई 4 फिलोसोफर के पास एक एक चम्मच है, एक फ़िलोसोफर के पास 2 चम्मच हैं, 2 फिलोसोफर के पास 2 हैं, बाकी के 3 खाली बैठे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो यही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं। देन अब इस प्रॉब्लम, अब जो हमने सीमाफोर्स ऊपर पढ़े हैं, अब सीमाफोर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहला, सीमाफोर में हम 2 ऑपरेशंस यूज़ कर रहे थे, एक तो वेट और दूसरा सिग्नल। इतने देर से हम ये 2 ऑपरेशंस को ही डिस्कस करे जा रहे हैं। तो अगर ये ऑपरेशंस इंटरचेंज हो गए, मतलब वेट की जगह हमने सिग्नल कर दिया और सिग्नल की जगह वेट कर दिया। वेट का मतलब क्या होता है? हमारा वेट का मतलब होता है एक्वायर, और यहाँ पर सिग्नल का मतलब होता है हमारा रिलीज़। तो मतलब रिलीज़ तो हमारे पास पहले ही है, क्रिटिकल सेक्शन में तो हमारा 1 2 3 कितने भी प्रोसेस आ सकते हैं। अगर हमने सिग्नल को ऊपर कर दिया, इनकी जो प्रोसेस है, जो भी हमारी जगह है, वो हमने इंटरचेंज कर दी, पोजीशन से इंटरचेंज कर दी, तो भाई यहाँ पर तो फिर गड़बड़ी का मामला हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम तो हमारी यही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? अगर हमने रिप्लेस कर दिया सिग्नल को और सिग्नल को म्यूटेक्स से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर वो कभी रिलीज़ ही नहीं होगा, डेडलॉक अकर हो जाएगा। कि अगर एक जो हमारा प्रोसेस है वो एक्वायर तो हो गया है, वेट की हेल्प से हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। अब हमारा वो एक्वायर तो हो गया है,
लेकिन वो अब रिलीज़ नहीं हो रहा है। अब रिलीज़ ही नहीं हो रहा तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर तो हमारा डेडलॉक अकर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या आती है कि जो हमारा वेट है वो अभी हमने देखा कि वेट ने ओमिट कर लिया प्रॉपर्टी सिग्नल की। थर्ड कंडीशन हो सकती है हमारी सिग्नल ने ओमिट कर लिया वेट की प्रॉपर्टीज़, तो वो एक्वायर ही रहेगा, वो कभी ना रिलीज़ होगा, तो फिर लॉक वाली कंडीशन ही नहीं आएगी, कभी लॉक ही नहीं लगेगा। तो क्रिटिकल सेक्शंस में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज़ मॉनिटर। मॉनिटर्स क्या होते हैं? वो हमारे डील करते हैं सीमाफोर एरर्स के साथ। ये हमारे हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करके रखते हैं, एक हाई लेवल पे सिंक्रोनाइजेशन कंटेन करते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और वो हमारी सीमाफोर्स को, जो भी हमारे सीमाफोर के एरर्स होते हैं, उन्हें हैंडल करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस होते हैं। जो मॉनिटर्स होते हैं वो हमारे सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मॉनिटर लिया, मॉनिटर का नाम, देन एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन। तो अभी जो हमारी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम थी हम उसे सॉल्व करेंगे मॉनिटर्स की हेल्प से। तो मॉनिटर क्या करते हैं? फंक्शन डिफाइंड विद द मॉनिटर कैन एक्सेस ओनली दोज वेरिएबल डिक्लेयर्ड लोकली। तो जो भी हमारा फंक्शन मॉनिटर्स में डिफाइंड होता है सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है जो हमारे लोकली डिफाइंड होते हैं, और वह इंश्योर करता है कि बस एक ही प्रोसेस एक्टिव हो एक टाइम पर, बाकी दूसरा प्रोसेस ना आए। प्रोग्रामर्स को कोड को एक्सप्लिसिटली सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर साइड बाय साइड सिंक्रोनाइजेशन चलती रहती है। तो ये हमारा यूज़ होता है एक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम जो हमारी अकर हो जाती है उसे सॉल्व करने के लिए। तो इसका सिंटेक्स है कंडीशन x, y, और हम यहाँ पर भी दो ही ऑपरेशन यूज़ करते हैं जो हम सीमाफोर्स में यूज़ कर रहे थे, वेट और सिग्नल। अब यहाँ पर x डॉट वेट क्या होता है? प्रोसेस वेट कर रहा है जब तक हमें सिग्नल नहीं मिल जाता। सिग्नल क्या करता है? जो भी प्रोसेस हमारा वेट कर रहा है उसे सिग्नल दे रहा है कि भाई अब तुम रिलीज़ हो चुके हो। अब डाइनिंग फिलोसफर का सॉल्यूशन है हमारा मॉनिटर्स की हेल्प से। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम अभी हमने बताई थी, 5 फिलोसफर होते हैं एंड दे आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल एंड दे वाना ईट समथिंग, दे वाना ईट द राइस, लेकिन उनके पास चॉपस्टिक्स वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर हम 3 स्टेट कंज्यूम करते हैं कि मान लो एक स्टेट हो गई हमारी थिंकिंग, दूसरा हंग्री, तीसरा ईटिंग। हमने एक मॉनिटर बनाया, मॉनिटर, और मॉनिटर का नाम दिया डाइनिंग फिलोसफर। देन एक एनएम बनाया हमने, उसमें लिख दिया 3 स्टेट्स हैं हमारे पास, अपनी स्टेट्स लिखी थिंकिंग, हंग्री और ईटिंग। अब हमने स्टेट में लिखा 5 क्योंकि हमारे पास हैं 5 जने, तो पाँचों की 5 स्टेट हो सकती है, सबकी एक एक स्टेट होगी। किसी की कुछ भी स्टेट हो, थिंकिंग हो, हंग्री हो, ईटिंग हो, लेकिन हर एक की एक एक स्टेट होगी, कुछ ना कुछ स्टेट तो होगी। कोई थिंकिंग में होगा, कोई हंग्री होगा, कोई खा रहा होगा। तो सबकी 5 स्टेट एंड कंडीशन जो हमारे ऊपर कंडीशन इम्प्लीमेंट होगी वो भी 5 होगी। नेक्स्ट वॉइड पिकअप इंट। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो अभी हमने देखा जो हमारे मॉनिटर्स थे हम उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर हम मॉनिटर की हेल्प से ही अपनी डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले हमने लिया कि जो स्टेट आई है, जो हमारी स्टेट है, मान लो हमें भूख लगी है, तो हमें चॉपस्टिक कैसे मिल सकती है? हमें भूख लगी है, मतलब हमारी स्टेट है हंग्री। अब हम अपने आप को चेक करेंगे। इफ़ स्टेट आई इज़ नॉट इक्वल्स टू ईटिंग, मतलब हमारी स्टेट अगर ईटिंग नहीं है तो आई डॉट वेट, मतलब हमें कर दो एक्वायर, क्योंकि मुझे खाना खाना है, मुझे लग रही है भूख। नेक्स्ट आती है हमारे पास एक कंडीशन कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे साइड में 2 टेबल्स हैं, क्योंकि हमें अपनी लेफ़्ट और राइट वाले से मतलब है। हमारे लेफ़्ट में जो चॉपस्टिक है वो खाली होनी चाहिए, मेरे राइट में जो चॉपस्टिक है वो भी खाली होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? मेरे लेफ़्ट और राइट में चॉपस्टिक कब खाली होंगी? जब दोनों मेरे साइड वाले खा नहीं रहे होंगे और दूसरा भूखे भी नहीं होंगे। अगर वो भूखे होंगे तो भाई वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड को कि हमें लग रही है भूख, हमें चाहिए चम्मच, तो तब भी चांसेस हैं उनके पास चम्मच चली जाए। तो मतलब वो थिंकिंग वाली स्टेज में होने चाहिए, ना ही वो हमारे ईटिंग में होने चाहिए, ना ही वो हंग्री होने चाहिए। तो वो हमारे थिंकिंग में है। तो हम देखेंगे हमारे जो साइड में i+1 और i+4, देखो हम एक डायग्राम से समझते हैं।
ये हमारे पास राउंड टेबल है, हमारी स्टेट ये है, हम ये हैं 2 3 4 5 हैं, ये भी हमारा थिंक कर रहा है, ये भी हमारा थिंक कर रहा है, हमें लग रही है भूख, अब हमें चाहिए खाने को, मतलब हमारी अभी स्टेट ईटिंग है लेकिन हंग्री है, लेकिन हमें ईट करना है, तो हम तभी ईट कर पाएंगे। यहाँ पे 2 चम्मच हैं, अगर इनकी स्टेट थिंकिंग होगी और इनकी स्टेट भी थिंकिंग होगी, अगर इनकी स्टेट जो है अगर इन वाले की स्टेट जो है वो हमारी हो गई हंग्री, तो वो भी भाई चम्मच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर इनकी स्टेट हो गई तो ये भी चम्मच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो चांसेस है मुझे चम्मच ना मिले। और अगर ये ऑलरेडी ईट कर रहे होंगे और ये भी ईट कर रहे, अगर ये एक इनमें से कोई भी 1 2 3 4 5, अगर इनमें से कोई भी एक ईट कर रहा होगा, तो मतलब एक वाली चम्मच हमारी लेफ़्ट या राइट की एक तो एक्वायर होगी, और एक चम्मच से हम खाना नहीं खा सकते, तो हमें चेक करना होगा कि दोनों हमारे I+4 और I+5 दोनों के दोनों हमारे थिंकिंग वाली स्टेट में हैं। नेक्स्ट हमने पहले ये चेक करा, देन फिर हमने टेस्ट कंडीशन लगाई। टेस्ट कंडीशन में हम लिखेंगे कि हमारा I+4 भी ईटिंग नहीं कर रहा है, I+5 भी ईटिंग नहीं कर रहा है, और आई मतलब मैं हंग्री स्टेट में हूँ। अब मैं हंग्री स्टेट में हूँ और हमारे साइड वाले में से दोनों में से कोई भी खाना नहीं खा रहा है, दोनों के दोनों ईटिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ईटिंग करने लग जाऊँगा, मेरे को चॉपस्टिक अवेलेबल हो जाएंगी। अभी मैं हंग्री था लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं चॉपस्टिक अवेलेबल कर सकता हूँ, मेरे दोनों साइड वाली चॉपस्टिक खाली है, तो हमारी स्टेट हो जाएगी ईटिंग। एंड देन ईटिंग के बाद जब हमने खाना ख़त्म कर लिया, जब हमारी ईटिंग ख़त्म हो जाएगी, तो सेल्फ आई डॉट सिग्नल हम सिग्नल दे देंगे कि भाई हमारा खाना हो गया, अब रिलीज़ कर दो। अब हमारी स्टेट वापस बैक, हमारी जो भी स्टेट थी उसे वापस से थिंकिंग पे कर दो। अब हमारी स्टेट थिंकिंग हो जाएगी, तो इसका मतलब अब जो हमारे साइड वाले हैं वो हमारी चम्मचें जो हैं वो खाली हो चुकी हैं, वो ले सकते हैं। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम यूजिंग monitors